नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी, जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में बारिश से मौतों पर 4 लाख देगी सरकार, नुकसान की भरपाई के लिए क्राइटेरिया बनाया गया। मकान गिरने, पशुओं के मरने पर भी पैसा मिलेगा। भिवानी की मनीषा को मिलेगा न्याय, सीबीआई गुत्थी को सुलझाने के लिए जोड़ रही है कड़ियों से कड़ियां। स्कूल प्रबंधन से की 3 घंटे पूछताछ। 22 सितंबर से जीएसटी फ्री होगा मिल्क, जानिए कितना सस्ता हो जाएगा अमूल और मदर डेयरी का दूध। एचपीएससी के इस विभाग में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों में हुई बढ़ोतरी, 12 सितंबर तक करें अप्लाई। NMMS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हुए शुरू, 15 अक्टूबर तक करें अप्लाई, इस तारीख को होगा एग्जाम। आज से रोहतक और नूंह में खुलेंगे सभी स्कूल, डीसी ने दिया आदेश, मौसम में हुआ सुधार। हरियाणा सरकार ने बाढ़ जल भराव से राहत के लिए निर्धारित की सहायता राशि, हर संभव मदद का किया वादा। आईटी मिनिस्टर बोले टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं, भारत में फिर से शुरू होने की अटकलें थी, साल 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। उपराष्ट्रपति चुनाव आज होंगे, शाम तक नतीजे भी घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। भारत बनाएगा अमेरिका, रूस व इजराइल जैसी स्पेशल फोर्स, ये दुश्मन के घर में भी घुसकर मारेगी। ज्वाइंट वॉर थ्योरी का ब्लूप्रिंट तैयार। और नेपाल के विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत, गृह मंत्री का इस्तीफा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी, सोशल मीडिया बैन से नाराज हुआ युवा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज 6 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी के उचित निर्देश जारी किए हैं। आज यानी 9 सितंबर को मौसम में बदलाव होगा और 6 जिलों में झमाझम बारिश होगी। आईएमडी चंडीगढ़ के अनुसार आज यानी 9 सितंबर को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिलों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है या मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, सोनीपत में हल्की बारिश को लेकर भी आसार है। रोहतक, जींद, फरीदाबाद, पलवल में कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके अलावा बाकी जिलों यानी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात में मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में 10 सितंबर को यानी कल 6 जिलों यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। जींद, सोनीपत और रोहतक में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इन जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मौसम साफ रहने की मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने जलभराव प्रभावित गांवों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों, मजदूरों और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत कर उनकी व्यथा सुनी और सरकार पर जमकर निशाना साधा। भंबोली गांव में सुरजेवाला ने हरियाणा और पंजाब सरकारों की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दोनों राज्यों में हालात बद से बदतर हैं। एक सरकार अस्पताल में पड़ी है तो दूसरी हेलीकॉप्टर में सैर कर रही है। हरियाणा और पंजाब की कमान उन नेताओं के हाथ में है जो एक दूसरे को शाला जीजा बताते हैं और हंसी मजाक में मशगूल है। सुरजेवाला ने हरियाणा में इस मानसून में बिगड़े हालात पर कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकार की अक्षमता और उदासीनता से उपजा मैन मेड डिजास्टर है। उन्होंने नदियों, नहरों और ड्रेनेज सिस्टम की समय पर सफाई न होने और तटबंधों की कमी को इस तबाही का मुख्य कारण बताया। सुरजेवाला ने जोर देकर कहा कि यदि सरकार ने पहले सही कदम उठाए होते तो शायद हरियाणा के गाँव आज पानी में डूबे न होते। उन्होंने कहा कि लापरवाही और नकारापन हरियाणा के लोगों पर भारी पड़ रहा है। सुरजेवाला का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि अपमानजनक है और इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। हरियाणा सरकार ने बाढ़ और जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की लगातार निगरानी कर रही है। बाढ़ से लोगों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन लोगों को बाढ़ के चलते घर छोड़ना पड़ा उनके लिए राहत शिविर लगाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में जल भराव से फसलें खराब हुई हैं उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए सूखे चारे का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही जल भराव से जिन क्षेत्रों में मकान गिर गए हैं या फिर आंशिक नुकसान पहुंचा है उन मकानों का सर्वे करवाकर नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। ये सहायता राशि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
हरियाणा सरकार ने राज्य में हाल ही में हुई भारी बरसात और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए व्यापक राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने पीड़ित परिवारों, किसानों और पशुपालकों को त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मृतकों, घायलों, फसल, दुकान व मकान नुकसान पर भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बरसात और जलभराव के चलते जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं मैदानी इलाकों में मकान पूरी तरह से गिर जाने की स्थिति में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं फसलों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं पशुओं की मृत्यु पर भी सरकार ने राहत देने का प्रावधान रखा है। दुधारू पशुओं के मरने पर 37,500 रुपए, दूध न देने वाले पशु पर 32,000 रुपए, भेड़, बकरी या सुअर की मौत पर 4,000 रुपए और पोल्ट्री में नुकसान होने पर 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बाढ़ से जिन परिवारों का घर उजड़ गया है, उनके लिए अस्थायी शिविर लगाए जाएंगे। वहीं जिन मकानों की छतें गिरी हैं या आंशिक नुकसान पहुंचा है, उनका सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार बीते 20 सालों से एक ही मकान में रह रहा है और उसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, तो सरकार उनकी भी मदद करेगी। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस कदम से पीड़ित परिवार और आम जनता में न्याय की एक उम्मीद जगी है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई की एक टीम ढिगावा व सिंघानी क्षेत्र में है, तो वहीं दूसरी टीम भिवानी के रेस्ट हाउस में सक्रिय बनी हुई है। भिवानी रिकॉर्ड और शुरुआती जाँच के आधार पर सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई टीम ने उन सभी जगहों का बारीकी से मुआयना किया है जो इस मामले से जुड़ी हुई है। इसमें मनीषा का घर, उसका प्ले स्कूल, वह जगह जहां पर उसका शव मिला था और वह कॉलेज भी शामिल है जहां पर वह कथित तौर पर एडमिशन लेने के लिए गई थी। जांच एजेंसी ने मनीषा के पिता और अन्य करीबी लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। अब सीबीआई का अगला कदम इस मामले से जुड़े हुए सभी लोगों से गहन पूछताछ करना होगा। इसका उद्देश्य इस मौत के पीछे के कारणों और साजिश को उजागर करना है। मनीषा मौत मामले में भिवानी पुलिस जिन लोगों व प्ले स्कूल संचालक और स्टाफ सदस्यों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज कर चुकी थी, उन्हें फिर से सीबीआई की टीम ने रविवार को भिवानी के रेस्ट हाउस में बुलाया था। प्ले स्कूल संचालक रोहित दैया के साथ उसके स्कूल की 5 महिला शिक्षिकाओं को भी सीबीआई ने बुलाया था, जिससे पूछताछ के बाद शाम 5:30 बजे उन्हें वापस भेज दिया गया, जबकि प्ले स्कूल संचालक रोहित दैया से शाम 7 बजे तक पूछताछ की गई। वहीं सोमवार को भी सीबीआई की टीम मनीषा के गाँव में दूसरी बार पहुंची थी। बता दें कि जब भी कोई आपराधिक मामला जटिल हो जाता है या फिर उसमें प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका होती है, तब सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। सीबीआई के पास विस्तृत जांच करने के लिए संसाधन और विशेषज्ञता होती है, जिससे कि वह मामले की तह तक पहुंच सकती है। मनीषा का यह मामला दिखाता है कि कैसे एक युवा और होनहार छात्रा का जीवन अचानक समाप्त हो गया। सीबीआई की एंट्री से अब उम्मीद जगी है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना यानी MMMS छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीते दिन यानी 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है। योजना के तहत योग्य विद्यार्थी हरियाणा बोर्ड भिवानी यानी HBSC और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। सभी विद्यार्थी 8 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस छात्रवृत्ति के लिए सरकारी स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थी ही पात्र होंगे। छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। विद्यार्थी ने 7वीं कक्षा सरकारी या फिर अनुदान प्राप्त स्कूल से ही पास की होनी चाहिए। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को विभिन्न जिलों में किया जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC के वित्त विभाग में अब 30 की अपेक्षा 54 पदों पर असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों में बढ़ोतरी हुई है। आयोग की तरफ से 18 अगस्त से 5 ट्रेजरी ऑफिसर यानी कोषागार अधिकारी व असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 30 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब संख्या बढ़कर 30 से 54 हो चुकी है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर तक आवेदन भेज सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के मुताबिक आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर पदों के लिए 30 पद हैं, जबकि DSC यानी वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 6 पद अलग से रिजर्व रखे गए हैं। OMC श्रेणी यानी कि अन्य अनुसूचित जाति के लिए 5 पद रिजर्व हैं। पिछड़ा वर्ग A के लिए 6 और पिछड़ा वर्ग B के लिए भी 2 पद रिजर्व रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के लिए भी 5 पद रिजर्व हैं। आयोग ने कहा है कि इन पदों पर भर्तियों के लिए 8 सितंबर यानी सोमवार से आवेदन के लिए फिर से पोर्टल खोला जा रहा है। इच्छुक आवेदक hpsc.gov.in माध्यम से 12 सितंबर की शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में दूध को जीएसटी फ्री करने के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इससे लाखों परिवारों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इस कदम के बाद 22 सितंबर से अमूल और मदर डेयरी दूध उत्पादों की कीमतों में गिरावट दर्ज होने की पूरी संभावना बन गई है। वर्तमान में दूध उत्पाद 5% जीएसटी दर के दायरे में आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब दूध पर जीएसटी दर को बिल्कुल शून्य कर दिया है। इसी महीने की 22 तारीख से दूध की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। अमूल और मदर डेयरी दोनों ब्रांड्स के दूध उत्पाद कई कैटेगरी में और ज्यादा किफायती हो जाएंगे, यानी दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इससे लोगों के रोजाना खर्च पर कमी दर्ज होगी। हर घर में रोजाना दूध की खपत रहती है। ऐसे में दूध की कीमतों में गिरावट से आमजन को काफी हद तक राहत पहुंचने वाली है। हरियाणा में राजनीतिक हाशिए पर चल रही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने फिर से दमदार वापसी की योजना बनाई है। युवा जोड़ो कार्यक्रम के बाद पार्टी ने युवा योद्धा अभियान चलाने की प्लानिंग की है। इस अभियान के पीछे पार्टी की सोच ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने तथा उन्हें राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना है। इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जेजेपी ने प्रत्येक जिले में युवा योद्धा सम्मेलन आयोजित करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इन सम्मेलनों की पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला कमान संभालेंगे, तो वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व विधायक नैनाथ चौटाला भी इन सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी पूरे हरियाणा में एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम विभिन्न गतिविधियों के जरिए प्रदेश की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी एक बार फिर दमदार वापसी करेगी और इसके लिए अभी से मेहनत करनी शुरू कर दी गई है। हरियाणा के जींद जिले से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी गंभीरता और समन्वय से कार्य करते हुए वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपए व प्लेटलेट्स पर 11,000 रुपए से अधिक राशि नहीं ली जाए। वहीं नागरिक भी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के तरीके अपनाएं और स्वस्थ रहें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि प्राइवेट अस्पताल संदिग्ध और पुष्टि किए गए मामलों की तुरंत रिपोर्ट करें। डीसी ने सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग और नोटिफाइड डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर फॉगिंग अनिवार्य करने के आदेश जारी किया है। डीसी ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जाए और जरूरत पड़ने पर सिंगल डोनर प्लेटलेट्स पर शुल्क 11,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत डिपो से गुरुग्राम के लिए सीधी एसी बस सेवा को शुरू करने का फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि यह बस दिल्ली की सड़कों की भीड़ भाड़ से दूर द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए गुरुग्राम का सफर तय करेगी, यानी यात्रियों को दिल्ली ISBT जाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। रविवार को इस रूट पर ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। सोनीपत डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए गुरुग्राम तक बस सेवा को नियमित रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत पहुंचेगी। इस रूट पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं। सोनीपत से गुरुग्राम के लिए पहले सीधी कोई बस सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रियों को गुरुग्राम जाने के लिए जयपुर जाने वाली बसों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन ये बसें पहले दिल्ली ISBT होकर जाती थी और वहां पर ठहराव से यात्रियों का समय भी बर्बाद हो रहा था। इस रूट पर पहली बस सुबह 6 बजे रवाना होगी, ताकि ऑफिस जाने वाले लोग समय पर ड्यूटी पर पहुंच सके। यानी यात्रियों के पास अब AC और नॉन AC दोनों तरह की बसों का ऑप्शन मौजूद रहेगा। वहीं नवरात्रि के दौरान माता शीतला देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। भारतीय पैकेजिंग संस्थान द्वारा क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट व कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए, OBC के लिए 500 रुपए और SC/ST के लिए 250 रुपए फीस देनी होगी। अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम 24 सितंबर है। डिमांड ड्राफ्ट के साथ हार्ड कॉपी जमा करवाने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर रखी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे।
नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने के विरोध में 18 से 28 साल के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। विरोध प्रदर्शन नेपाल के 7 बड़े शहरों तक पहुंच गया। यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना की तैनाती की गई है। हिंसक विरोध में अब तक 20 लोग मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। 400 से अधिक घायल हैं। युवाओं की मांग है कि सरकार बैन हटाए और पारदर्शिता लाए। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किए हैं। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने देश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ केपी ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगी रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने इन प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया था। यह समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई। टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं लगा क्योंकि उन्होंने समय रहते रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। नियमों के मुताबिक हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना, गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कानूनी नोटिसों का जवाब देना जरूरी कर दिया है। कंपनियों को डेटा प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में ये शर्त बहुत सख्त लग रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत या फिर यूरोप जैसे बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि रख लेती हैं क्योंकि यहां पर यूजर बेस अधिक है, लेकिन नेपाल का यूजर बेस छोटा है, इसलिए कंपनियों को यह बेहद खर्चीला लग रहा है। एप्पल आज यानी 9 सितंबर को अपने लॉन्च इवेंट और ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज पेश करने जा रहा है। बीते कुछ साल में एप्पल के प्रोडक्ट्स में ज्यादा इनोवेशन नहीं दिखाई दिया। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एप्पल छोटे मोटे बदलावों के साथ ही इस सीरीज को पेश करने वाली है। कई लोग मानते हैं कि साल 2011 में कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के निधन के बाद एप्पल ने कोई बड़ा इनोवेशन नहीं किया है। दूसरी तरफ सैमसंग जैसी कंपनियां फोल्डेबल फोन्स, एआई और नए हार्डवेयर के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या अब एप्पल इस रेस में पिछड़ता हुआ जा रहा है? इस बार के इवेंट का नाम है आउट ड्रॉपिंग, यानी कुछ ऐसा जो लोगों को हैरान और प्रभावित करे। इवेंट में कंपनी आईफोन 17 सीरीज के 4 मॉडल्स यानी आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो पेश कर सकती है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 को भी लॉन्च किया जा सकता है। iOS 26 पर पेश किया जा सकता है जिसमें लिक्विड ग्लास इंटरफेस आएगा। आईफोन 17 एयर को लॉन्च किया जा सकता है। ये एप्पल का सबसे पतला फोन होगा। ये लॉन्च होता है तो ये आईफोन X के बाद सबसे बड़ा डिजाइन बदला होगा। प्रो मॉडल्स में पहली बार 8K वीडियो रिकॉर्डिंग दी जा सकती है। आईफोन 17 और प्रो मैक्स में 5000 mAh से अधिक की बैटरी हो सकती है। इसके साथ 35 वाट वायर्ड और 25 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। भारत में स्टैंडर्ड आईफोन 17 की कीमत की बात करें तो 79,900 रुपए से शुरू हो सकती है, जो कि इसके टॉप एंड मॉडल जो कि प्रो मैक्स के लिए 1,64,900 रुपए तक जा सकती है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 77 अंक चढ़कर 80,787 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 32 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 24,773 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी और 15 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स और महिंद्रा के शेयरों में 4% से अधिक की तेजी देखने को मिली, तो वहीं मारुति और अडानी पोर्ट्स 2% से अधिक चढ़े। वहीं ट्रेंट, एशियन पेंट्स और HCL टेक में 4% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 26 शेयरों में तेजी और 24 में गिरावट रही। NSE के मेटल इंडेक्स में 3.30% की तेजी बनी रही। मेटल, बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स चढ़े हैं, तो वहीं IT, FMCG और फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। खराब तिमाही नतीजों के चलते एयरलाइन कैरियर स्पाइसजेट का शेयर 2.90% ज्यादा गिरा। सोना 1699 रुपए बढ़कर 1,08,037 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी 1243 रुपए बढ़कर 1,24,413 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,530 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 99,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन सबसे पहले खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।